1965 का युद्ध कश्मीर पर कब्जा करने का पाकिस्तान का आखिरी मौका था। उनकी गणना ये थी कि 1962 के चीन कब्जे और उत्तर पूर्वी राज्यों के संकट से कमजोर भारत जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जब युद्ध छिड़ गया तो हुआ इसका विपरीत। भारतीय जवाबी हमले में वे न केवल कश्मीर पर कब्जा करने में असमर्थ रहे, बल्कि अधिकांश हिस्सों में उन्हें भारी नुकसान हुआ। भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध आरंभ करने के पीछे की मंशा और भारत ने कैसे जवाबी कार्रवाई की, हम इस वीडियो के जरिए समझते हैं। 1965 के युद्ध के बारे में श्रृंखला का ये पहला वीडियो है। ब्रिटेन से आजादी के बाद से पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के कई प्रयास किए हैं। इनमें से पहला 1947 का भारत पाक युद्ध था, लेकिन भारतीय भारी पलटवार के कारण वे उस युद्ध में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन पाकिस्तान का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व युद्ध में मिली इस हार को मानने को तैयार नहीं था। उनका हिसाब था कि अगर पाकिस्तान को मुकम्मल होना है तो पूरे कश्मीर पर कब्जा करना होगा। लेकिन विश्व स्तर पर भारतीय प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी छवि की वजह से और भारतीय सेना जो पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर थी, इस वजह से वे ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाते। इस तरह फील्ड मार्शल अयूब खान ने पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को राष्ट्रपति के रूप में पदोन्नत किया। इस घटनाक्रम ने पाक सेना को बहुत प्रोत्साहन दिया। सैन्य शासन को लोगों के बीच स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कश्मीर को पाकिस्तान के लोगों के बीच एक भावनात्मक मुद्दा बनाना आवश्यक था। उनका तर्क था कि केवल एक सैन्य नेता के पास ही भारत से कश्मीर को हासिल करने की इच्छा शक्ति होगी। 1960 में सेना के अन्य जनरलों ने दूसरे कश्मीर युद्ध को आरंभ करने की पेशकश की, लेकिन अयूब खान ने इनकार कर दिया। फील्ड मार्शल अयूब खान एक ऐसे व्यक्ति थे जो वैश्विक समुदाय की नजर में एक बेहतर छवि बनाना चाहते थे। अयूब खान को एहसास हुआ कि अगर वे भारत के साथ इस वक्त युद्ध में विफल रहे तो ऐसे मूर्खतापूर्ण काम करने की वजह से दुनिया के राष्ट्रों के बीच उनकी छवि भी खराब होगी। इसके अलावा भारत के साथ सैन्य अंतर अभी भी बहुत बड़ा था, इसलिए उन्होंने कश्मीर मिशन के लिए अपनी तैयारी जारी रखी। उन दिनों पाकिस्तान अमेरिका को बड़ा प्रिय था। वे तेल समृद्ध मध्य पूर्व में सोवियत संघ की चाल के खिलाफ एक हथियार के रूप में पाकिस्तान को देख रहे थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक रूप में काफी मदद की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक पैटर्न टैंक T-30 होवित्जर, ट्रेंच क्लास पनडुब्बियों, सी क्लास डिस्ट्रॉयर्स, स्टार फाइटर्स और सेबर जेट की आपूर्ति की, जबकि ब्रिटेन ने उन्हें AMES टाइप 80 एंटी एयरक्राफ्ट रडार प्रदान किया। ये सब सोवियत प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक ब्रिटिश पहल सेंटो की आड़ में किया गया था। पाकिस्तान इस संगठन का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। इसके अलावा नेटो ने पाकिस्तानी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ सैन्य विशेषज्ञों को नियुक्त किया। संक्षेप में 1960 के दशक के मध्य तक पाकिस्तान दक्षिण एशिया में सबसे आधुनिक सशस्त्र बलों में से एक बन गया था। 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत की हार ने पाकिस्तान का हौसला बढ़ाया। पूर्वी कश्मीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से अक्साई चिन का चीन में विलय के साथ पाकिस्तान ने आकलन लगाया कि भारत से कश्मीर के बाकी हिस्से को हासिल करने में बड़ी मुश्किल नहीं होगी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत के साथ एक और युद्ध की स्थिति में चीन उसकी मदद के लिए आगे आएगा। 62 के बाद पाकिस्तान दुश्मन का दुश्मन दोस्त की दृष्टि से चीन के करीब हो गया। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान में कब्जे वाले कश्मीर में चीन को शक्शकम वैली भी भेंट में दिया। भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू का निधन 9 मई 1964 में हुआ, जब चीन पाकिस्तान अपने संबंध को और विकसित कर रहे थे। विश्व स्तर पर भारत की आवाज के रूप में और एक उत्कृष्ट राजनयिक के रूप में प्रसिद्ध नेहरू के आकस्मिक निधन ने भारत में राष्ट्रीय स्तर पर शून्यता पैदा कर दी। उनके उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री भारत के बाहर प्रसिद्ध नहीं थे, तो बाहरी दुनिया ने सोचा कि वे एक राजनीतिज्ञ के रूप में कमजोर हैं। अयूब खान का भी यही मत था, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट थी। चीन के खिलाफ युद्ध में हार के मद्देनजर
शास्त्री सोवियत संघ के साथ मिलकर भारतीय सेना के व्यापक आधुनिकीकरण में जुड़ गए। इसी घटनाक्रम के रूप में भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम के तहत भारतीय वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण के लिए रूस भेजा गया। हालांकि भारत और सोवियत संघ ने इस जानकारी को गुप्त रखने की कोशिश की, लेकिन CIA ने इसे सूंघ लिया। इसकी जानकारी उन्होंने तुरंत पाकिस्तान को दी। अयूब खान और उसके साथियों को अच्छी तरह से पता था कि कश्मीर पर कब्जा करने का सपना कभी पूरा नहीं होगा अगर भारत अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के साथ साथ परमाणु हथियार भी हासिल कर ले। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि ये उनकी कश्मीर योजना को लागू करने का उचित समय है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने आकलन किया कि मात्र बड़ी सैन्य ताकत के साथ कश्मीर पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। भुट्टो अयूब के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में अपने आप को देख रहे थे, इसलिए कश्मीर परियोजना की सफलता सुनिश्चित करना उनके लिए बहुत आवश्यक हो गया था। अपनी योजनाओं पर भारत और उसके सहयोगी सोवियत संघ की प्रतिक्रिया जानने के लिए पाकिस्तान ने एक नई योजना तैयार की। इसके हिस्से के रूप में 9 अप्रैल 1965 की सुबह पाकिस्तान ने गुजरात के रन ऑफ कच्छ क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के साथ एक आक्रमण शुरू किया। पाकिस्तान की उम्मीद के मुताबिक भारत ने कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से वे कच्छ में अधिक भारतीय क्षेत्र में आगे बढ़े। इस घटना से भारत में काफी राजनीतिक बवाल मच गया था, लेकिन उस समय देश में भोजन की कमी, अंतर्राज्यीय विवादों, दंगों और उत्तर पूर्व में नागा उग्रवाद से त्रस्त शास्त्री सरकार कोई प्रभावी सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकी। हफ्तों के भीतर भारत ने संयुक्त राष्ट्र से संपर्क किया और नियंत्रण बहाल कर दिया, लेकिन अयूब खान और भुट्टो ने भारतीय पक्ष की ठंडी प्रतिक्रिया को शास्त्री सरकार की कमजोरी के रूप में देखा। फिर उन्होंने मूल कश्मीरी योजना को लागू करने का फैसला किया। उन्होंने 2 चरण की परियोजना की योजना बनाई। पहला कदम आदिवासियों की आड़ में पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीर में लाना, स्थानीय लोगों के साथ घुलना मिलना, उनकी सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना और भारत के खिलाफ विद्रोह को भड़काना था। ये वही राजनीति थी जिसे पाकिस्तान ने पहले कश्मीर युद्ध में भारत के खिलाफ अपनाया था। योजना के अनुसार 5 अगस्त 1965 को लगभग 30,000 की सेना नियंत्रण रेखा को पार कर कश्मीर पहुंच गई। उन्हें 2 टीमों में विभाजन करके कश्मीर घाटी के विभिन्न हिस्सों में अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों की मदद से रेडियो स्टेशन को जब्त करना, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पुलों और सड़कों को नष्ट करना और घाटी में संचार प्रणालियों को बाधित करना था। समानांतर में भारतीय सेना के साथ गोरिल्ला युद्ध में आपूर्ति लाइनों और हवाई क्षेत्रों को नष्ट करना इसका उद्देश्य था। हालांकि पाकिस्तान ने कश्मीरियों के बारे में गलत अनुमान लगाया और कश्मीरियों ने घुसपैठियों को पकड़कर भारतीय सेना को सौंप दिया। सौंपी गई 9 टीमों में से केवल एक ही कहर भर पा सकी। हालांकि भारतीय सेना ने जल्द ही इन्हें नष्ट कर दिया। ये महसूस करते हुए कि ऑपरेशन जिब्राल्टर एक गीला पटाखा निकला, बाकी पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में भाग गए। हालांकि पाकिस्तान का कदम प्रभावी नहीं था। भारतीय नेतृत्व ने फैसला किया कि उन्हें घुसपैठ और कश्मीर घाटी में आने वाली परेशानियों के लिए दंडित किया जाना चाहिए। इसके बाद 15 अगस्त 1965 को भारतीय सेना ने कारगिल में नियंत्रण रेखा पार की और कब्जे वाली कश्मीर में पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर भारी हमले किए। इस कदम का प्राथमिक उद्देश्य 3 राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ऊंचे पहाड़ों पर कब्जा करना था, ताकि कश्मीर घाटी में आगे कोई घुसपैठ ना हो। इन तीनों पहाड़ियों पर पहले कश्मीर युद्ध में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने घाटी में विद्रोहियों की तस्करी के लिए इन पहाड़ों के दर्रे का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा पाकिस्तान इन पहाड़ियों के ऊंचे स्थानों से जम्मू कश्मीर राजमार्ग की गतिविधियों पर नजर रखने और नीचे भारतीय चौकियों पर गोलीबारी करने में सक्षम था। इसलिए अधिकृत कश्मीर को भारतीय नियंत्रित कश्मीर से जोड़ने वाले हाजीपुर दर्रे को किसी भी हाल में वापस लेना भारतीय सेना का उद्देश्य था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से 2/3 पहाड़ों पर कब्जा कर लिया और हाजी पीर दर्रे के लिए लड़ाई शुरू कर दी। भारतीय सेना की रणनीति भारी तोप खाने की फायरिंग की आड़ में रात में हाजी पीर दर्रे पर पैरा ब्रिगेड कमांडो को एयर ड्रॉप करने की थी।
भारत ने कुछ दिन के भीतर एक मजबूत आक्रमण के माध्यम से इसे जीत लिया। हाजीपीर पास पर भारतीय नियंत्रण से पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर एक निर्णय पर आ गया, लेकिन भारतीय सेना इसके साथ रुकने को तैयार नहीं थी। अगला कदम हाजीपुर दर्रे के सिर्फ 8 किलोमीटर दूर मुजफ्फराबाद को निशाना बनाना था। पाकिस्तान को डर था कि अगर भारत ने पाकिस्तान की कब्जे वाली कश्मीर की राजधानी पर फिर से कब्जा कर लिया तो पूरा क्षेत्र भारत के अधीन हो जाएगा। उन्हें मुजफ्फराबाद में भारतीय सेना के कदम को पीछे हटाने के लिए एक और रास्ता खोजना पड़ा। इस वजह से पाकिस्तान ने मूल कश्मीर परियोजना के दूसरे चरण को लागू कर दिया। 1 सितंबर 1965 को तड़के करीब 3 बजे पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पार की और जम्मू कश्मीर के चैम्प सेक्टर में एक बड़ा हमला किया। कई पैदल सेना बटालियन और आधुनिक टैंक, साथ ही उनके समर्थन में भारी तोपखानों ने ऑपरेशन में भाग लिया। कम संख्या में चैम्प्स में स्थित भारतीय सैनिक इस अप्रत्याशित हमले को रोकने में असमर्थ थे, इसलिए उन्हें उस जगह से पीछे हटना पड़ा। इसी के साथ जम्मू शहर के लिए भारतीय सेना की प्रमुख आपूर्ति लाइन अखनूर टाउन और चेनाब नदी के पार अखनूर ब्रिज पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया। लेकिन इतिहास में पहली बार भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी वायु सेना को युद्ध के मैदान में तैनात कर दिया। जवाब में पाकिस्तान वायुसेना के स्टार फाइटर्स और सेबर ने कश्मीर में भारतीय सैनिकों और हवाई अड्डों पर हमला किया, लेकिन अच्छी तरह से प्रशिक्षित और चुस्त भारतीय वायुसेना उन्हें पीछे हटाने में सक्षम रही। इसके अलावा 6 सितंबर को भारतीय सेना ने पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की और एक नया मोर्चा खोला। इसके बाद भारी तोपखाने और टैंक हमले हुए। भारतीय सेना आगे बढ़ी, पाक सेना को भारी नुकसान हुआ और जल्द ही भारतीय सेना लाहौर से केवल 14 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गई। भारतीय सेना के इस कदम से और भारतीय वायुसेना की घुसपैठ और भारत द्वारा चैम्प सेंटर पर फिर से कब्जा करने के लिए नए सैनिकों की तैनाती ने अखनूर में तैनात पाक बलों पर भारी दबाव डाला। पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा था कि भारत, जिसे कमजोर करार दिया गया था, इतना आक्रामक कदम उठाएगा। ऐसी स्थिति जहां उत्तर में जो है वे प्राप्त नहीं हो रहा और जो बगल में है वह दूर हो जाएगा। नतीजतन पाक नेतृत्व को अपना ध्यान कश्मीर से पंजाब पर स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ और हफ्तों तक लड़ाई जारी रही, लेकिन ये स्पष्ट था कि जीत भारतीयों की तरफ थी, जिन्होंने 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया था। महीनों बाद सोवियत संघ द्वारा मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर के साथ चीजें सामान्य हो गईं। उस युद्ध से दुनिया को एक बात स्पष्ट हो गई कि सबसे कमजोर स्थिति में भी भारत को हराना पाकिस्तान के लिए असंभव है, भले ही वे अच्छी तरह से सुसज्जित हो। जय हिंद।